हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में 70 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण MCQ पर डिस्कशन किया जाएगा। इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगी। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक जूल है? ऑप्शन दिया गया है कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और उपर्युक्त सभी। जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक है, यानी ये कार्य का भी एसआई मात्रक है, गतिज ऊर्जा का भी एसआई मात्रक है और स्थितिज ऊर्जा का भी एसआई मात्रक है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक प्रकाश वर्ष है? ऑप्शन दिया गया है समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता और द्रव्यमान। वास्तव में प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक है। दो खगोलीय पिंडों यानी दो तारों के बीच की दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में होता क्या है कि दो तारों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है और ये दूरी इतनी अधिक होती है कि इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना सुविधाजनक नहीं होती है। इसीलिए इतनी बड़ी दूरी को व्यक्त करने के लिए एक विशेष प्रकार की इकाई का प्रयोग किया जाता है और वह है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो दूरी प्रकाश एक वर्ष के समय में तय करता है। यानी एक प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहा जाता है। इस प्रकार प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का एक मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर मात्रक है प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का या चुंबकीय क्षेत्र का। एम्पियर जो है ये विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है सभी जगह एक समान होता है। दूसरा कथन है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तीसरा है विषुवतीय रेखा पर अधिकतम होता है और चौथा कथन है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। देखिए होता क्या है कि किसी वस्तु का जो भार होता है वह अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो सकता है, परंतु वस्तु की द्रव्यमान हर स्थान पर एक जैसी होती है। तो आइए विचार करते हैं कि कौन सा कथन भार के संबंध में सही है। पहला कथन बताया जा रहा है कि सभी जगह एक समान होता है। ये एक गलत कथन है, क्योंकि किसी वस्तु का जो भार होता है वह हर स्थान पर अलग अलग हो सकता है। क्योंकि पृथ्वी के किसी स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है जबकि किसी स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। इसलिए वस्तु का जो भार है ये अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार पहला कथन जो है वह एक असत्य कथन है। दूसरा कथन है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। वास्तव में पृथ्वी जो है पूर्ण रूप से गोल नहीं है, यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और इसके कारण होता क्या है कि ध्रुवों के सतह पर अगर कोई वस्तु हो तो ये केंद्र के नजदीक होती है और इस प्रकार केंद्र के नजदीक होने के कारण यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। इस प्रकार किसी वस्तु का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक होता है, इसीलिए वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इस प्रकार दूसरा कथन जो है वह सही कथन है। तीसरा कथन बताया जा रहा है कि विषुवतीय रेखा पर अधिकतम होता है। जैसा कि अभी हमने बोला कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, वह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और इसके कारण होता क्या है कि विषुवतीय रेखा पर अगर कोई वस्तु हो तो यह केंद्र से अधिक दूरी पर होती है और इस प्रकार दूरी अधिक होने के कारण वहां पर खिंचाव बल कम होता है और वस्तु का भार में कमी आ जाती है। इस प्रकार तीसरा कथन एक असत्य कथन है।
चौथा कथन है कि मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। अगर कोई वस्तु पहाड़ों के ऊपर रखा जाए तो केंद्र से इसकी दूरी अधिक होगी। इसके कारण क्या होगा कि पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल उस पर कम लगेगा, जिसके कारण वहां पर वस्तु का भार कम होगा। इस प्रकार चौथा कथन जो है यह भी एक असत्य कथन है। यानी इस क्वेश्चन में सही कथन जो है वह है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? पहला ऑप्शन है बल बराबर द्रव्यमान गुना वेग। दूसरा ऑप्शन है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तीसरा ऑप्शन है बल बराबर भार गुना वेग। और अंतिम ऑप्शन दिया गया है बल बराबर भार गुना त्वरण। इसमें हमें सही समीकरण को पहचानना है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हमें पता चलता है कि F = ma होता है। यानी बल जो है वह द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इसमें सही समीकरण है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। स्वतंत्र रूप से नीचे गिरते वस्तु के लिए कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दिया गया है वेग एक समान रहता है। दूसरा ऑप्शन है त्वरण एक समान रहता है। तीसरा कथन दिया गया है वेग पहले घटता है फिर बढ़ता है। और अंतिम ऑप्शन दिया गया है त्वरण पहले घटता है फिर बढ़ता है। जब किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से नीचे गिरते हुए छोड़ दिया जाए तो इस स्थिति में वस्तु एक नियत त्वरण से नीचे की ओर गिरती है और इस त्वरण को कहा जाता है गुरुत्व त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी स्वतंत्र रूप से नीचे गिरते हुए वस्तु का त्वरण एक समान रहता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जब 2 किलोग्राम की वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक वस्तु है जिसकी द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। इस वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया गया तो इस वस्तु में उत्पन्न होने वाले त्वरण का क्या मान होगा? ऑप्शन दिया गया है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 25 मीटर पर सेकंड। इसमें हमें कैलकुलेट करना है इसका त्वरण क्या होगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि F = ma होता है। यानी बल जो होगा वह द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। अब इसी इक्वेशन से हम लिख सकते हैं A = F/m। यानी त्वरण को हमें कैलकुलेट करने के लिए बल और द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करना होगा। बल का मान दिया गया है 5 न्यूटन और द्रव्यमान दिया गया है 2 किलोग्राम। इस प्रकार इसका त्वरण निकल गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि त्वरण का जो मात्रक है वह है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इसका जो मात्रक है वह मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का कारण है। ऑप्शन दिया गया है गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम। वास्तव में होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति घोड़े पर सवार रहता है तो ये आराम से बैठा हुआ रहता है, लेकिन अगर घोड़ा अचानक चलना शुरू कर दे तो व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ता है। तो इसमें इसका कारण क्या है ये हमें बताना है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि कोई वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगा और अगर वह एक समान गति की अवस्था में है तो वह एक समान गति की अवस्था में ही रहेगा जब तक कि कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो जब ये व्यक्ति और घोड़ा विराम की स्थिति में रहता है तो दोनों विराम की स्थिति में रहता है, लेकिन जब ये घोड़ा अचानक चलना शुरू कर देता है तो व्यक्ति अपने जड़त्व के कारण अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखने के लिए पीछे गिर जाता है। इस प्रकार इस घटना का कारण है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? ऑप्शन दिया गया है 6000 न्यूटन, 60 न्यूटन, 1000 न्यूटन और 100 न्यूटन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक व्यक्ति है जिसका भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो ये व्यक्ति अगर चंद्रमा की सतह पर चल जाए तो इसका भार क्या होगा? वैज्ञानिकों ने ऐसा कैलकुलेट किया है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है और चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 6वें भाग के बराबर होता है। यानी किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर जितना होगा उसका 6वां भाग होगा चंद्रमा पर उसका भार। इस प्रकार चंद्रमा पर जो भार होगा वह कितना होगा? 600 न्यूटन भागा 6। इस प्रकार इसका भार हो जाएगा चंद्रमा के सतह पर 100 न्यूटन। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 29.4 न्यूटन हो तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शन दिया गया है 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम और 29.4 किलोग्राम। एक वस्तु है जिसका भार पृथ्वी पर दिया गया है 29.4 न्यूटन। इस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। चूंकि हम जानते हैं कि W = mg होता है, यानी किसी वस्तु का जो भार है वह उसके द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं m = W/g। W यानी वस्तु का भार और g यानी गुरुत्व त्वरण। वस्तु का भार दिया गया है 29.4 न्यूटन और g का मान हमें पता है और वह है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार भाग देने के बाद इसका वैल्यू निकल गया 3 kg। यानी उस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वह 3 किलोग्राम होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि ऑप्शन दिया गया है वह चंद्रमा पर भारहीन होता है। अगला ऑप्शन है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, या चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षाकृत कम है, और अंतिम ऑप्शन दिया गया है चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। देखिए होता क्या है कि अगर आप पृथ्वी की सतह पर छलांग लगाएं और चंद्रमा की सतह पर जाकर छलांग लगाएं तो ये दोनों छलांग में अंतर होगा। पृथ्वी पर आप बहुत ऊंची छलांग नहीं लगा पाएंगे, लेकिन आप चंद्रमा पर बहुत ऊंची छलांग लगा पाएंगे। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है पृथ्वी की तुलना में, और इसी के कारण चंद्रमा की सतह पर हम ऊंची छलांग लगा सकते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षाकृत कम होता है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन दिया गया है पानी का तल ऊपर उठेगा, पानी का तल नीचे जाएगा, पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा, या पानी का तल पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। देखिए क्वेश्चन में यह लिखा गया है कि एक बीकर में पानी है और इस पर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रही है। जब यह बर्फ का टुकड़ा पूर्ण रूप से पिघल जाए तो बीकर में जो पानी के तल हैं इस तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही जवाब होगा कि पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा, यानी पानी का तल न तो ऊपर जाएगा और न ही नीचे जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उससे जमने दिया जाता है तो वह बोतल टूट जाती है क्योंकि ऑप्शन दिया गया है पानी जमने पर फैलता है, पानी जमने से बोतल सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज्यादा होता है, या पानी गर्म करने पर फैलता है। देखिए जब कभी भी किसी बोतल में हम पानी को भर लेते हैं और उससे जमने के लिए छोड़ देते हैं तो जब यह पानी बर्फ बनकर जमने लगता है तो फिर ये बोतल टूट जाती है। इसका कारण क्या है ये हमें बताना है।
एक्चुअली होता क्या है कि बर्फ का जो घनत्व है वह पानी की तुलना में कम होता है। इसीलिए जब पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाती है तो इसका घनत्व कम होता है, यानी इसका आयतन बढ़ने लगता है। आयतन बढ़ने का मतलब है कि यह फैलने लगता है, और इसी प्रकार फैलने के कारण एक प्रकार का प्रेशर डेवलप होता है, जिसके कारण ये बोतल टूट जाती है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा कि पानी जमने पर फैलता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है या सड़क बर्फ से सख्त होती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है या सड़क में बर्फ की अपेक्षा घर्षण कम होता है। देखिए होता क्या है कि हम किसी सतह पर तभी चल पाते हैं जब हमारे पैर और उस सतह पर एक प्रकार का घर्षण बल विद्यमान हो। बिना घर्षण बल का हम किसी सतह पर चल नहीं सकते हैं। जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमारे पैर और सड़क के बीच पर्याप्त घर्षण बल मौजूद होता है, जिसके कारण सड़क पर चलना आसान है। लेकिन जब हम बर्फ की सतह पर चलते हैं तो वहां पर घर्षण बल बहुत ही कम होता है, और कम घर्षण बल होने के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर या -4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। पानी का घनत्व सबसे अधिक होती है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। जब पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहता है उस समय इसकी घनत्व सबसे अधिक होती है। लेकिन जब इसकी तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होती है या फिर 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है तो इसकी घनत्व कम हो जाती है। यानी पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहेगा? ऑप्शन दिया गया है आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा। मान लेते हैं कि आप एक वस्तु की कुछ मात्रा ले लिए। अब इसमें इस मात्रा में से आप कुछ मात्रा इसका फेंक दिए, तो इसकी मात्रा को जब आप कम कर दिए तो इसमें कौन सी भौतिक राशि ऐसी है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ? पहला ऑप्शन है आयतन, तो आयतन में तो परिवर्तन हुआ। दूसरा ऑप्शन है भार, तो जब हम इसकी मात्रा को कम कर दिए तो भार भी इसका कम होगा। इसी प्रकार द्रव्यमान भी इसका कम हो जाएगा। लेकिन घनत्व एक ऐसा भौतिक राशि है जिसकी मान वस्तु की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा घनत्व। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है या वायुमंडलीय दाब से कम होता है या वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। एक्चुअली साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसका कारण है जल का पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन। जल का एक गुण है कि वह अपने सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, और इसी के कारण साबुन का जो बुलबुला होता है वह एक तरह से सिकुड़ने की कोशिश करती है, और इसी प्रकार वह एक अतिरिक्त दाब आरोपित करती है बुलबुले के अंदर, जिसके कारण साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? ऑप्शन दिया गया है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता और कोयले का दहन। देखिए हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का जो स्रोत है वह है हमारी सूर्य। सूर्य में क्या होता है कि हल्के हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। यानी सूर्य में निरंतर ऊर्जा का जो सृजन होता है उसका कारण है नाभिकीय संलयन। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन दिया गया है चली हुई गोली,
बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा और खींचा हुआ धनुष। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि गतिज ऊर्जा होता क्या है। किसी वस्तु में अपनी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उससे गतिज ऊर्जा कहा जाता है, यानी गतिज ऊर्जा का संबंध गति से है। तो इन सभी ऑप्शन में से चली हुई गोली, बहता हुआ पानी और चलता हथौड़ा गति से संबंधित हैं, लेकिन खींचा हुआ धनुष जो है वह स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें गति नहीं है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा खींचा हुआ धनुष, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा नहीं बल्कि इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की वेग को दोगुनी करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? हमारे पास ऑप्शन है दोगुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या आधी हो जाएगी। किसी वस्तु की वेग को दोगुनी करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या है। गतिज ऊर्जा का समीकरण है हाफ mv²। इस समीकरण से हमें पता चलता है कि अगर हम v को दोगुना कर दें, यानी उसकी वेग को दोगुना कर दें, तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ऑप्शन दिया गया है इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, और अंतिम ऑप्शन दिया गया है ना द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें द्रव्यमान और भार के बारे में कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। द्रव्यमान क्या है? न किसी वस्तु की वास्तविक मात्रा है, जबकि भार क्या है? न पृथ्वी या किसी भी ग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल को ही भार कहा जाता है। तो जब हम किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाते हैं तो क्या होगा? निसंदेह इसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जब इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगी तो द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन चूंकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, इसीलिए पृथ्वी पर उसका भार अधिक हो जाएगा। यानी जब किसी वस्तु को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बराबर है? ऑप्शन दिया गया है 1/5, 1/4, 1/6 और 1/8। वैज्ञानिकों ने गणना करके पाया कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक जबकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका 1/6वां भाग चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यानी अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन होगा तो उसी वस्तु का भार चंद्रमा की सतह पर 100 न्यूटन होगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? ऑप्शन दिया गया है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज तक, 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज तक और 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज तक। देखिए, ध्वनि तरंगे जो हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक है श्रव्य ध्वनि तरंगे, दूसरा है अवश्रव्य ध्वनि तरंगे और तीसरा है पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जबकि अवश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, जबकि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। इस प्रकार श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होगी वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच होगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। यदि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो तो दाब को बढ़ाकर दोगुना कर देने पर ध्वनि का वेग क्या होगा?
इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि वायु में ध्वनि का वेग है 332 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम वायु दाब को बढ़ाकर दोगुना कर दें तो ध्वनि का वेग क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है 664 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 166 मीटर प्रति सेकंड और 100 मीटर प्रति सेकंड। यह पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ध्वनि का जो वेग होता है वह दाब पर निर्भर नहीं करता है, यानी हम दाब को बढ़ाएं या फिर घटाएं इसका वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए इसका सही जवाब होगा 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी उसका वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? ऑप्शन दिया गया है 166 मीटर प्रति सेकंड, 66.4 मीटर प्रति सेकंड, 3332 मीटर प्रति सेकंड और 664 मीटर प्रति सेकंड। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना होगा। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि मैक संख्या है क्या, यानी मैक नंबर क्या होता है। मैक संख्या किसी वायुयान की गति को नापने का एक इकाई है। अगर किसी वायुयान की गति 2 मैक है, इसका मतलब यह हुआ कि उस वायुयान की गति ध्वनि के वेग का दोगुना है। अगर किसी वायुयान का मैक संख्या 4 है, इसका मतलब यह हुआ कि उस वायुयान की जो गति होगी वह ध्वनि के वेग का 4 गुना होगा। तो इस वायुयान में जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, इसकी चाल है 2 मैक यानी 2 मैक, यानी इसकी जो चाल होगी वह ध्वनि के वेग का दोगुना होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि चाल जो होगा वह 332 मीटर प्रति सेकंड का दोगुना होगा, यानी इस वायुयान की चाल होगी 664 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। डेसिबल निम्न में से किसकी इकाई है? हमारे पास ऑप्शन है प्रकाश की गति, ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता और रेडियो तरंग की आवृत्ति। डेसिबल एक इकाई है जो ध्वनि की तीव्रता को नापता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि यानी इको उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन दिया गया है अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन और इनमें से कोई नहीं। आपने प्रतिध्वनि यानी इको सुना होगा। जब हम किसी पहाड़ या ऊंची दीवार के सामने कुछ आवाज निकालते हैं तो हम अपनी आवाज की पुनरावृत्ति को बार बार सुनते हैं। इससे प्रतिध्वनि यानी इको कहा जाता है। एक्चुअली ये होता कैसे है? हमारे मुंह से निकली आवाज किसी ऊंची सतह पर जाकर जब टकराती है तो यह टकराने के बाद वापस परावर्तित होकर हमारी कानों तक आती है। जिस प्रकार प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक वैसे ही ध्वनि का भी परावर्तन होता है। इस प्रकार प्रतिध्वनि जो है वह ध्वनि के परावर्तन के कारण ही संभव हो पाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी परावर्तन। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? ऑप्शन दिया गया है 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन और 310 केल्विन। चूंकि हम जानते हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ऑप्शन में डिग्री सेल्सियस नहीं है बल्कि केल्विन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 37 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना होगा। तो जब भी हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो हमें क्या करना होगा, उसमें 273 जोड़ना होगा। इस प्रकार ये हो जाएगा 37 प्लस 273 केल्विन, यानी मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ऑप्शन दिया गया है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, उत्प्लावन और न्यूटन का गति नियम। एक्चुअली होता क्या है कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती हैं
तो ये मुड़ जाती हैं और इसी गुण को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं और इस दौरान ये किरणें मुड़ जाती हैं और इसी के कारण पानी में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यानी इसका कारण जो है वह है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है 2 थीटा, थीटा, थीटा बाय 2 और शून्य। इस क्वेश्चन का जवाब जानने से पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा। चलिए हम इमेजिन करते हैं कि एक दर्पण है और इस दर्पण पर प्रकाश की एक किरण आपतित हो रही है। प्रकाश का परावर्तन के परिणाम स्वरूप ये किरण परावर्तित भी हो जा रही है। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम दर्पण को थीटा कोण से घुमा दें तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएंगे? इसका सही जवाब होगा 2 थीटा। अब ये 2 थीटा कैसे हुआ, इससे हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम कैलकुलेशन में नहीं आ रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है, इसीलिए इस सेट में इस क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है। तो इसका सही जवाब होगा 2 थीटा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है और इस तरीके से प्रवेश करता है कि उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो ऐसे स्थिति में ये किरण विरल माध्यम में न जाकर परावर्तित होकर पुनः सघन माध्यम में ही आ जाता है। तो इस प्रकार की जो घटना है इससे कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है हीरे से कांच में, इस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है, क्योंकि हीरा जो है वह एक सघन माध्यम है जबकि कांच एक विरल माध्यम है। जबकि ऑप्शन बी में है जल से कांच में, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि जल एक विरल माध्यम है और कांच एक सघन माध्यम है। उसी प्रकार ऑप्शन सी है वायु से जल में, इसमें भी नहीं हो सकता क्योंकि वायु एक विरल माध्यम है और जल एक सघन माध्यम है। उसी प्रकार ऑप्शन डी जो है वायु से कांच में, इसमें भी नहीं हो सकता क्योंकि वायु एक विरल माध्यम है जबकि कांच एक सघन माध्यम है। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी हो सकता है जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, और इसके लिए सही ऑप्शन है हीरे से कांच में। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मृग तृष्णा यानी मिरेज का कारण है। ऑप्शन दिया गया है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सबसे पहले तो हमें समझना होगा मृग तृष्णा है क्या। मरुस्थल में जब जमीन अत्यधिक गर्म हो जाती है तो उस समय क्या होता है कि धरातल के समीप की जो वायु है ये गर्म होने के कारण ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण धरातल के समीप का वायु क्षेत्र एक विरल माध्यम बन जाता है और इसके कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और इस प्रकार मृग तृष्णा यानी मिरेज की परिघटना प्रदर्शित होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि सामने कहीं जलाशय है और ये सामने वाली क्षेत्र दर्शक के लिए एक जलाशय की तरह दिखता है और इसी घटना को मृग तृष्णा यानी मिरेज कहा जाता है। तो इस प्रकार मृग तृष्णा का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है कि वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है
जिसके कारण दाढ़ी बनाने के लिए व्यक्ति को सहूलियत होती है। इसीलिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन हमारे पास है वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा या आभासी तथा सीधा। देखिए, प्रतिबिंब जो है ये दो प्रकार की होती हैं। एक है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वैसे प्रतिबिंब को कहा जाता है जिससे हम किसी सतह या किसी पर्दे पर उतार सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब है जिससे हम किसी सतह पर या किसी पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। तो हमारी आंख की रेटिना पर जो हमारी लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है वह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हमारी आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होता है वह उल्टा होता है और जो प्रतिबिंब आभासी होता है वह सीधा होता है। यानी इसका सही जवाब होगा कि मानव आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है वास्तविक तथा उल्टा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और मजेदार भी है। एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर। अब यह व्यक्ति अपने पूरे शरीर को आईने में देखना चाहता है, तो अपने पूरे शरीर का प्रतिबिंब आईने में देखने के लिए आईने की कम से कम कितनी लंबाई होनी चाहिए? ऑप्शन दिया गया है 1.5 मीटर, 0.75 मीटर, 3 मीटर या 2 मीटर। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर अपना संपूर्ण शरीर का प्रतिबिंब आईने में देखना हो तो आईने की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो उस व्यक्ति की जो लंबाई है उसका आधा होना चाहिए। यानी आईने की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए 1.5 मीटर बाय 2 यानी 0.75 मीटर। उस व्यक्ति को 0.75 मीटर लंबाई की एक आईना लेनी होगी, तब जाकर वह अपना शरीर का पूरा प्रतिबिंब उस आईने में देख पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन दिया गया है 2, 1, 6 या अनंत। सबसे पहले हम इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि दो समतल दर्पण हैं जो एक दूसरे के समानांतर रखी गई हैं। अब इन दोनों समतल दर्पणों के बीच एक वस्तु को रखा गया है। अब हमें यह बताना है कि जो वस्तु रखा गया है इस वस्तु की कितनी प्रतिबिंब बनेगी। तो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड की जो दर्पण है इस दर्पण के द्वारा एक प्रतिबिंब बनेगी। ठीक इसी प्रकार जो राइट हैंड साइड की दर्पण है इसके द्वारा भी एक प्रतिबिंब बनेगी। अब क्या है कि अब प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब बनेगा। ये इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अनंत संख्या में प्रतिबिंब बनेंगे। यानी जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो इसकी अनंत प्रतिबिंब बनती हैं, जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी अनंत। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करेगा? ऑप्शन हमारे पास हैं उत्तल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, अवतल दर्पण की तरह या अवतल लेंस की तरह। जब हवा का कोई बुलबुला पानी के अंदर हो तो ये बुलबुला उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार वायु में उत्तल लेंस व्यवहार करता है, ठीक वैसे ही हवा का बुलबुला पानी के अंदर उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करता है। धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है? ऑप्शन हमारे पास हैं 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 10 डायोप्टर या इनमें से कोई नहीं। देखिए, होता क्या है कि जब व्यक्ति का दृष्टि दोष हो जाता है तो ये विभिन्न क्षमताओं के लेंस का उपयोग करते हैं अपने चश्मे में। लेकिन कुछ लोग धूप से बचने के लिए भी चश्मे का उपयोग करते हैं, जिससे हम
धूप के चश्मे के नाम से जानते हैं। तो धूप के जो चश्मे होते हैं इसकी कोई पावर नहीं होती है, यानी धूप के चश्मे की जो क्षमता है ये 0 डायोप्टर की होती है। यदि किसी लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास है 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। देखिए किसी भी लेंस की जो पावर होती है उससे P द्वारा इंडिकेट किया जाता है और P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/f। f यानी उस लेंस की फोकस दूरी। तो अब यहाँ पर P के जगह पर हम +2 पुट करेंगे, यानी हम लिख सकते हैं कि +2 इज इक्वल टू 1/f, यानी f इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार f का वैल्यू निकल गया 0.5। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब किसी भी लेंस की पावर को डायोप्टर में मापा जाए तो उससे जो फोकस दूरी निकलेगी उस फोकस दूरी को हम मीटर में ही एक्सप्रेस करेंगे, यानी इस लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो होगी +0.5 मीटर। अब इस मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 100 से गुना करना होगा, यानी ये हो जाएगा +50 सेंटीमीटर, यानी इस लेंस की जो फोकस दूरी होगी वह 50 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्घ्य द्वारा या आवृत्ति द्वारा। प्रकाश जो है ये एक तरंग है और ये प्रकाश की जो रंग होती है ये प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी प्रकाश की आवृत्ति ही ये तय करती है कि प्रकाश का क्या रंग होना चाहिए। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा समूह प्राथमिक रंगों का है? ऑप्शन हमारे पास है नीला, पीला और लाल। ऑप्शन 2 है नीला, हरा और लाल। ऑप्शन 3 है पीला, हरा और लाल। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है नीला, पीला और हरा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्राथमिक रंग होता क्या है। देखिए रंग जो है ये 2 प्रकार की होती हैं, एक है प्राथमिक रंग और दूसरा है द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग ऐसे रंग को कहा जाता है जिस रंग को कोई अन्य रंगों के आपस में मिलाने से नहीं बनता है। इस प्रकार के रंगों को प्राथमिक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग का उदाहरण है नीला, हरा और लाल। ये 3 रंग जो हैं ये प्राथमिक रंग हैं। इसके अलावा जो बाकी रंग हैं जैसे पीला, बैगनी, जामुनी इत्यादि, इन सभी रंगों को कैसे बनाया जाता है? न प्राथमिक रंगों को विभिन्न अनुपात में मिलाने से इन सभी रंगों को बनाया जाता है। इसलिए इस तरह के रंगों को द्वितीयक रंग कहा जाता है। यानी प्राथमिक रंग जो है वह है नीला, हरा और लाल। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश है। ऑप्शन दिया गया है लाल, पीला, नीला या बैगनी। देखिए श्वेत प्रकाश जो है ये 7 वर्णों का मिश्रण है। जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो ये 7 वर्णों में विक्षेपित हो जाती हैं और इन सभी वर्णों को V, I, B, G, Y, O, R द्वारा सूचित किया जाता है। V का मतलब होता है वायलेट, I का मतलब होता है इंडिगो, B का मतलब होता है ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। वायलेट यानी बैगनी, इंडिगो यानी जामुनी, ब्लू यानी नीला, ग्रीन हरा, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी नारंगी और रेड का मतलब लाल। इस प्रकार श्वेत प्रकाश जो है इन सभी 7 वर्णों का मिश्रण है। अब ये जो 7 रंगों का लिस्ट हम देख रहे हैं इसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है लाल यानी रेड और सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है वायलेट यानी बैगनी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश क्या है, तो वह है वायलेट यानी बैगनी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी।
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस या समतल अवतल लेंस। जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो जाते हैं वे अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष के शिकार हो जाते हैं वे अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख की रेटिना का तुलना कैमरे के किस भाग से की जा सकती है? ऑप्शन दिया गया है फिल्म, लेंस, शटर या आवरण। जिस प्रकार हमारी आंख की रेटिना में वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक वैसे ही कैमरे द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कैमरे के फिल्म पर बनती है। यानी हमारी आंख की तुलना कैमरे के फिल्म से की जा सकती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम या लोहा। अगर हम धातुओं की बात करें तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और धातुओं में सबसे अधिक चालकता होती है चांदी की यानी सिल्वर की। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? ऑप्शन दिया गया है कॉपर, आयरन, लेड या टंगस्टन। सही जवाब है टंगस्टन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन या आइंस्टाइन। तड़ित चालक के आविष्कारक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन या सिर्फ इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि नाभिक का आकार क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻9 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर और लास्ट ऑप्शन दिया गया है 10⁻⁻6 मीटर। सही जवाब होगा 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु की जो नाभिक होती है ये अत्यंत छोटी होती है और इसकी साइज, इसका जो आकार है वह 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है नॉल और रुस्का, रॉबर्ट कोच, लीवेनहॉक या सीपी स्वानन। देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो हैं ये अत्यंत उन्नत सूक्ष्मदर्शी हैं। इस सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके बहुत ही छोटे संरचनाओं का स्पष्ट चित्र देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कोशिका की छोटी से छोटी संरचनाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है और इस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक थे नॉल और रुस्का। यानी सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है। ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से या पोटेंशियोमीटर से। सही जवाब है हाइग्रोमीटर से। सापेक्ष आर्द्रता को नापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर कहा जाता है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे?
देखिए, क्वेश्चन को हमें सबसे पहले समझना होगा। किसी वस्तु का जो तापमान होता है वह डिग्री सेल्सियस में कुछ और होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट में कुछ और होता है। लेकिन एक तापमान ऐसा है जिसका मान डिग्री सेल्सियस में भी उतना ही होगा और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी उतना ही होगा। तो आपको बताना है कि वह तापमान का मान क्या है। ऑप्शन दिया गया है -40 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें कौन सा ऐसा तापमान है जिसका मान डिग्री सेल्सियस में भी उतना ही होगा और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी उतना ही होगा। तो आइए सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा मान है जो डिग्री सेल्सियस में भी उतना ही होगा और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी उतना ही होगा। यह इक्वेशन बहुत काम की इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप नोट जरूर कर लें। C/100 इज इक्वल टू F-32/180। यह इक्वेशन कब हमारे लिए काम की होगी? जब किसी तापमान का मान डिग्री सेल्सियस में हो और उससे हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना हो, या फिर किसी तापमान का मान डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ हो और उससे हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना हो। वैसे स्थिति में यह इक्वेशन हमारे लिए काम आएगा। अब इस इक्वेशन से हमें यह निकालना है कि ऐसा कौन सा तापमान है जिसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों स्केल में उसका वैल्यू एक जैसा हो। अब मान लेते हैं कि वह तापमान का मान है T। अब हम C के जगह पर भी T पुट करेंगे और F के जगह पर भी T पुट करेंगे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि T-32 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और T से बटा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि 100 को राइट हैंड साइड ले जाकर उसे 100/180 कर देंगे। अब इस प्रकार 100/180 के जगह पर हम लिख सकते हैं 5/9। अब इस इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसा कि हम सिंपली करते जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं 9T इज इक्वल टू 5T माइनस 160। अब हम क्या करेंगे कि 9T में 5T घटा देंगे, बराबर हो गया -160। इसी प्रकार 4T इज इक्वल टू -160 और T का वैल्यू आ गया -40, यानी -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है जिस तापमान को अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो हम पाएंगे कि इसका तापमान -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और अगर हम डिग्री सेल्सियस में नापेंगे तो हम पाएंगे कि इसका तापमान -40 डिग्री सेल्सियस है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी -40 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम संभव ताप है। ऑप्शन दिया गया है -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस। देखिए, किसी भी वस्तु को अगर हम ठंडा करते जाएं तो इसका तापमान घटने लगता है, यानी 10 डिग्री से 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 0 डिग्री, इसके बाद फिर वह माइनस में चला जाता है, -2, -5, -10, -20 डिग्री, इस प्रकार करके यह तापमान का मान नीचे चला जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या तापमान का कोई न्यूनतम संभव मान भी है, यानी एक ऐसा तापमान जिससे नीचे और तापमान नहीं हो सकता है। तो हाँ, ऐसा भी एक तापमान है कि जिसके नीचे और तापमान कम नहीं हो सकता, और वह है -273 डिग्री सेल्सियस। यानी ये तापमान जो है ये न्यूनतम संभव तापमान है, इससे कम तापमान का होना संभव नहीं है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। ऑप्शन दिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री केल्विन। अब देखिए, किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसे डिग्री फ़ारेनहाइट में एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी फ़ारेनहाइट स्केल में सामान्य मनुष्य का तापमान
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन। देखिए इस क्वेश्चन को हमें विस्तार से समझने की जरूरत है। होता क्या है कि जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो ये द्रव में परिवर्तित हो जाती है। फिर जब इस द्रव को और ज्यादा गर्म करते हैं तो ये वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिसका ठोस रूप को अगर गर्म किया जाए तो ये द्रव में न बदलकर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती हैं। और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है कपूर। यानी अगर आप ठोस कपूर को गर्म करें तो ये द्रव में न बदलकर सीधे वाष्प बन जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। यानी ऊर्ध्वपातन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर यह द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हम पहाड़ों पर जाएं और वहां पानी को उबालना चाहें तो ये कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलेंगे। देखिए पानी जो उबलता है ये इस बात पर निर्भर करती है कि वहां का वायुमंडलीय दाब क्या है। अगर वायुमंडलीय दाब अधिक हो तो पानी अधिक तापमान पर उबलेंगे, अगर वायुमंडलीय दाब कम हो तो पानी कम तापमान पर ही उबलने लगेंगे। अगर हम पहाड़ों पर जाएं यानी ऊंचाई पर जाएं तो वहां वायुमंडलीय दाब काफी कम हो जाता है और वायुमंडलीय दाब काफी कम होने के कारण वे 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही पानी उबलने लगता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। निर्वात में प्रकाश की चाल है। ऑप्शन दिया गया है 9 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻11 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 2 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। यानी किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल से निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होगी और इसकी मान होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वह अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? ऑप्शन है न्यूटन, आइंस्टाइन, आर्किमिडीज या पास्कल। सही जवाब है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। एक्स रे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है हॉपकिंस, रॉन्टजन, मार्कोनी या मोर्स। सही जवाब है रॉन्टजन। रॉन्टजन ने एक्स रे का आविष्कार किया। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? ऑप्शन दिया गया है बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर या हाइड्रोमीटर। सही जवाब है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर एक यंत्र का नाम है जिसके जरिए ऊंचाई का मापन किया जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन दिया गया है शनि, बृहस्पति, मंगल या शुक्र। सही जवाब है बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग। ऑप्शन दिया गया है 5800 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस या
4000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सतह का तापमान होता है लगभग 5800 डिग्री सेल्सियस। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? ऑप्शन दिया गया है दूरबीन, रेडियो, विमान या उपग्रह। तो विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन दिया गया है एडिसन, न्यूटन, फैराडे या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है न्यूटन। न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की। निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हमारे पास है बुध, शुक्र, मंगल या शनि। सही जवाब है मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षति या रेडियोएक्टिव विघटन। देखिए, ऐसी नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं, इसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। इसमें पूछा गया है दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक क्रिया या प्रकाश विद्युत प्रभाव। सही जवाब होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन एक ऐसा नाभिकीय अभिक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन हमारे पास है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर या नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, उपर्युक्त दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। ऑप्शन दिया गया है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या उपर्युक्त सभी। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो रेडियो सक्रिय होते हैं, यानी इस प्रकार के पदार्थ से कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं, और इसका उदाहरण है अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। यानी सही जवाब होगा कि रेडियो सक्रिय पदार्थ जो हैं ये तीनों प्रकार की किरणों की उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थों का कुछ उदाहरण है जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, रेडियम इत्यादि। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर या 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर या -4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन हमारे पास हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। किसी वस्तु में अपनी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उससे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उससे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। और किसी वस्तु की कुल गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। इसी प्रकार किसी वस्तु में रासायनिक अणुओं में जो संचित ऊर्जा होती है उससे रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। तो चाबी भरी घड़ी में जो ऊर्जा होती है वह अपनी स्थिति के कारण होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा स्थितिज ऊर्जा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें इंस्पायरेशन मिलती है आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।